और अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जारी कर दिया गया है। कोठारी ने साल 2012 में जिला सहकारी बैंक से 65 लाख का लोन लिया था, लेकिन कोठारी ने लोन का पैसा चुकाया नहीं और अब ये धनराशि ब्याज के साथ 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट टिहरी की तरफ से आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। टिहरी के गजा में आदित्य कोठारी का होटल है और गजा स्थित होटल ओम रिट्रीट को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आप सिर्फ न्यूज 18 पर देख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री को कुर्की का नोटिस जारी किया गया है और पूरा मामला लोन नहीं चुकाने का है, जो कि अब 1 करोड़ से ज्यादा की ये रकम हो चुकी है। बात करते एक और बड़ी खबर की। अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच नहीं होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला दिया है और सीबीआई जांच के लिए दायर सभी याचिकाओं को खारिज भी कर दिया। कोर्ट ने एसआईटी की जांच को ठीक बताया है और एसआईटी की जांच से कोर्ट जो है वो संतुष्ट नजर आई है। कोर्ट ने एसआईटी जांच की तारीफ करते हुए कहा है कि जो जांच एसआईटी कर रही है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश भी दिया है कि वो अंकिता भंडारी केस में अच्छे क्रिमिनल वकील से पैरवी कराए ताकि अंकिता को न्याय मिल सके। कोर्ट ने इस मामले में 26 नवंबर को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख दिया था। आपको बताते चले, आशुतोष नेगी के साथ अंकिता के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को ही खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जो है पिटीशन डिसमिस कर दी है और उनकी जो प्रेयर थी सीबीआई जांच के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके इन एडिशन टू दिस जो कोर्ट ने ये कहा है कि साहब जो एसआईटी का काम है उसको काफ़ी कोर्ट ने सराहा है और कहा कि बहुत सीनियर ऑफिसर जो है, इंडिपेंडेंट सीनियर ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसलिए उसको कोई डाउट करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड दैट पार्ट इन द लास्ट कोर्ट ने ये कहा है कि साहब क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसलिए सरकार से उन्होंने ये कहा कि इसमें जिसमें क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्टाइज किसी लॉयर की हो उसको इसमें एंगेज करे प्रोसिक्यूशन की तरफ से। थैंक यू। अंकिता मर्डर केस की जांच से जुड़े हुए कल के दिन को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल यानी 22 दिसंबर को अंकिता केस के आरोपियों के नार्को टेस्ट किए जाने पर फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। कोर्ट इस पर फैसला दे सकती है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर भी पहली सुनवाई हो सकती है। सरकारी वकील ने बताया कि नार्को टेस्ट के लिए 2 आरोपियों ने मंजूरी दे दी है और एक आरोपी ने 10 दिन का समय मांगा था, जो कल पूरा हो रहा है। ऐसे में अब कोर्ट उनके नार्को टेस्ट कराए जाने को लेकर फैसला सुना सकता है। हमारे द्वारा पहले ही प्रार्थना पत्र 12 तारीख को दे दिया गया था माननीय न्यायालय में और 2 ने अपनी सहमति दे दी थी, जबकि अंकित के द्वारा 10 दिन का समय इसमें मांगा गया था। तो उसको 10 दिन का समय 22 तारीख को पूरा होगा और 22 तारीख को उसमें देखा जाएगा कि वो सहमति देता है या आगे की क्या प्रोसीजर होता है। अगर वो सहमति देता है तो माननीय न्यायालय इसमें नार्को के लिए वो करेगी, जिसको आयोग इनका तीनों का नार्को टेस्ट कराएगा। जो भी सच्चाई होगी उसको सामने लाएंगे। बीजेपी के विवादित नेता और खानपुर से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में है और इस बार चैंपियन पुलिसकर्मियों को खरी खोटी सुना रहे हैं, साथ ही धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी से बात भी कर रहे हैं। चैंपियन ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उनके बेटे दिव्य प्रताप के साथ पुलिस ने अभद्रता की और इसके जवाब में खुद चैंपियन ने मोर्चा संभाल लिया और थाने पहुंचकर पुलिस के साथ बदसलूकी के अंदाज में बात करने लगे। इस दौरान चैंपियन खुद के 4 बार विधायक होने की धौंस भी दिखे हैं, साथ ही महंगी गाड़ी होने की धौंस दिखाते रहे और पुलिस कर्मियों को करोड़ों की गाड़ी को हाथ नहीं लगाने की भी हिदायत देते हुए नजर आए। दरअसल चैंपियन पहले भी उत्तराखंड विरोधी बयानों और हथियारों के साथ डांस करने को लेकर विवादों में और चर्चाओं में रह चुके हैं और एक बार फिर से वो इस घटनाक्रम के जरिए सुर्खियों में। मेरे बेटे मसूरी साइड से आ रहे थे, 11:30 बजे करीब दिलाराम चौक पर गाड़ी रुकवाई। बड़ी बदतमीजी से कहा कि गाड़ी वहां लगावे। अरे भैया तुम किससे बात कर रहे हो? अगर ड्राइवर भी है तो ड्राइवर से ऐसे बोलोगे। और 2.5 करोड़ की गाड़ी है लैंड क्रूजर मेरी, इसकी घर प्रॉपर्टी बिक जाएगी, भड़ दरोगा की जब नहीं आएगी। उससे ऐसे बोल रहा है बदतमीजी से। गनर भी साथ बेटे के है, इंटरनेशनल चैंपियन है।
और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही। उत्तराखंड एसटीएफ ने 25,000 के नामी डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 20 साल से फरार परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2002 में परवेज ने बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया था। उसके बाद भी कई वारदातों में शामिल रहा, लेकिन पुलिस की पकड़ से भी दूर रहा। उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी परवेज पर लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी पर 3 हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं। और अब उत्तराखंड एसटीएफ ने परवेज को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बुधवार को हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि कांग्रेस के कई नेता नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेताओं ने बाकायदा अपना आवेदन बीजेपी में कर दिया है, लेकिन बीजेपी नेताओं को ऐसे नहीं लेगी। बाकायदा पहले बीजेपी की एक कमेटी नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर विचार करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी सत्ता लेना चाह रहे हैं। उनके आवेदन आए हैं। हमारी एक कमेटी है, उस कमेटी को हमने भेज दिए हैं। अब हम भी उसमें छटनी कर रहे हैं और कोशिश होगी अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और उन्होंने भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। दिल्ली में महेंद्र नाथ पांडे के घर पर यह मुलाकात हुई। सीएम धामी ने कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की है, अपनी बात भी रखी है और राज्य के हित में काम की परियोजनाओं की जानकारी दी है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने की मांग भी की है और जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट खोलने को लेकर भी अपनी बात रखी है। और इनकी बैटरी को भी उत्तराखंड में बनाने को लेकर निवेश की बात की गई है। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री सीएम धामी को छोड़ने बाहर तक आए और इसके बाद सीएम धामी उनके घर से निकले। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर वो जगह जगह पर हमारे यहाँ खोले जाए। उत्तराखंड राज्य में चारधाम जो हमारा रोड है उस रोड पर और कुमाऊं गढ़वाल की जो कनेक्टिविटी वाले रोड हैं उन सभी रोडों पर खोले जाए। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर की जो बैटरी जहाँ से बनती है उनसे भी हमने अनुरोध किया कि वो हमारे यहाँ पर निवेश करें और साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में हम चूँकि निवेशकों के लिए काफ़ी सारे काम कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इसके साथ ही सीएम धामी ने नई दिल्ली के हिमाचल भवन में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी शिष्टाचार मुलाकात की। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और दूसरी तस्वीर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई है हिमाचल हाउस में। समान नागरिक आचार संहिता को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। एक कार्यक्रम में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे इंद्रेश कुमार ने कहा कि पूरे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं बन सकते हैं, इसलिए ये कानून लाना बेहद जरूरी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले हैं इंद्रेश। हेलो भाई, एक महत्वपूर्ण समय आ गया है कि हम एक देश, एक जन और एक कानून के अनुसार आगे का भारत चलाएं। विधानसभा में बैकडोर भर्ती के बाद बर्खास्त किए गए कर्मचारी देहरादून में 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यहां 2 प्रदर्शनकारी महिलाओं की तबीयत भी खराब हो गई, जिसके बाद तुरंत ही दोनों प्रदर्शनकारियों को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ प्रदर्शनकारी भी अस्पताल पहुंच गए। देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल कैंपस में धरना शुरू कर दिया। विधानसभा से 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें राहत नहीं दी थी, जिसके बाद अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि या तो पहले की भर्तियों को भी रद्द किया जाए या फिर उन्हें वापस नौकरी दी जाए। इसी को लेकर लगातार तीसरे दिन भी इनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। हल्द्वानी में MPBG कुमाऊं का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है और छात्र संघ चुनाव को लेकर आज छात्र नेताओं ने अपना नामांकन दर्ज कराया।
इस दौरान सड़कों पर छात्रों का हुजूम देखने को मिला। छात्र नेता पूरे जोश के साथ लबरेज दिखे। कुछ छात्र तो सड़कों पर झूमते हुए नजर आए। एबीवीपी से बागी होकर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही रश्मि लंबगड़िया तो जीप में सवार होकर नामांकन करने के लिए पहुंची और जीत का दावा भी किया। वहीं दूसरा पक्ष भी जीत का दावा कर रहा है। समस्त छात्र शक्ति को, समस्त बड़े बड़े छात्र संघ के पदाधिकारियों को थैंक यू कहना चाहूंगी, जो आज मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं मेरी मेहनत को देखते हुए। हमने छात्र छात्राओं के बीच में कई सालों से संघर्ष किया है। विद्यार्थी परिषद अपनी तरफ से पूरा संघर्ष करती है और हमें पूर्ण भरोसा है छात्र छात्राओं पे कि वो हमें 101% जीत की और अग्रसर कराएंगे। 2 साल के बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है और दोनों ही छात्र संगठन अपने अपने मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच में हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। 7,000 से ज्यादा छात्र संख्या वाला पिथौरागढ़ कॉलेज छात्र संघ चुनाव के रंग में सराबोर है। 2 साल बाद हो रहे चुनाव में छात्रों का जोश 7वें आसमान पर है। वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे स्टूडेंट लीडर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारी भरकम जुलूस निकालकर जहां छात्र नेता अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, वहीं कॉलेज के मुद्दों पर सियासी खेल भी जोरों पर है। आंदोलन भी किए थे और हम इस कैंपस को महाविद्यालय रहना देते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या आपको पता है, फीस 2 वर्ष पूर्व लगभग 1,500 से 2,000 रुपए थी और आज इन्होंने कैंपस बना दिया तो 3,000 से 4,000 रुपए फीस जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम महाविद्यालय के पक्ष में रहेंगे और कैंपस का पूरा विरोध करेंगे और छोटी छोटी छात्र छात्राओं की परेशानियों को सॉल्व कर रहा हूँ और आगे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुझ पर एक भरोसा है कि मैं आगे जाके छात्र छात्राओं की मां उठाऊंगा और उनकी परेशानियों को सॉल्व करूंगा और उनके लिए आगे जाके लड़ूंगा, यूनिवर्सिटी स्तर तक लड़ूंगा। पिथौरागढ़ कॉलेज कैंपस में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद हुई फीस बढ़ोतरी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर है, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर सिर्फ एक उम्मीदवार है। उपाध्यक्ष छात्रा के लिए 2 दावेदार हैं, तो महासचिव और कोषाध्यक्ष पद पर भी 2 दावेदार हैं, जबकि संयुक्त सचिव का निर्विरोध चुना जाना तय है। कोरोना के बाद पहला चुनाव आयोजित किया जा रहा है, जिसका कि चुनाव वोटिंग डेट 24 है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। 1 बजे तक हम लोग नामांकन करवाएंगे बच्चों का और उसके बाद स्क्रूटनी होगी और जो बच्चे नाम वापस लेंगे आज नाम वापस लेंगे। कल से 2 दिन मतदान की सूची बनाई जाएगी। अध्यक्ष पद को छोड़कर बाकी सभी पदों पर स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन धुर विरोधी छात्र संगठनों की साख अध्यक्ष पद पर ही दांव पर लगी है और मुकाबला भी कांटे का है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्य में चल रहे छात्र संघ चुनाव पर हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है। जस्टिस संजय मिश्रा की कोर्ट ने उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जो कोरोना के दौरान छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ पाए थे। कोर्ट ने आयु सीमा में 2 साल की छूट देने का आदेश दिया। कोर्ट ने फैसला चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी के राजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। और साथ ही साथ बताते चले, याचिका में कहा गया है कि उनके चुनाव लड़ने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, लिहाजा उनको छूट चुनाव में दी जाए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा आयोजन और ऐसा महायज्ञ कह सकते हैं जो छात्र छात्राओं के मध्य में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है और भविष्य में वही लोग इस देश के, इस प्रदेश के, इस जिले का नेतृत्व करते हैं। तो यह निर्णय स्वागत योग्य है कि जो 2 वर्ष में कोरोना के इस भयावह महामारी में प्रतिभाग नहीं कर पाए छात्र संघ में और अपना नेतृत्व विकास नहीं कर पाए, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ छात्र संघ चुनाव होंगे। 100 से ज्यादा कॉलेजों में होने जा रहे चुनाव को लेकर सियासत तेज है। जहां एनएसयूआई और एबीवीपी के साथ बड़े नेता पार्टी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी चेक करना चाहते हैं, तो वहीं कोशिश युवाओं में पैठ बनाने की भी हो रही है। उत्तराखंड में 119 सरकारी और 21 मैनेजमेंट कॉलेज हैं। कुछ छोटे कॉलेज छोड़ दिए जाएं तो ज्यादातर में इन दिनों छात्र संघ चुनाव का प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी की तरह यहां भी असल मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में है। एक का ताल्लुक कांग्रेस से है तो दूसरे का ताल्लुक बीजेपी से। इसलिए छात्र संघ चुनाव दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए साख का चुनाव बन जाते हैं। कोविड की वजह से इस बार चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में
वोटिंग एक साथ 24 दिसंबर को होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक कोशिश प्रदर्शन सुधारने की है और अगर प्रशासन ने बेमतलब का दखल नहीं दिया तो ज्यादातर कॉलेजेस में एनएसयूआई की जीत होगी। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार एनएसयूआई पूरी ताकत से एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। हमेशा 2 कैंडिडेट हो जाते थे, इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा कि एक ही कैंडिडेट लड़ा है और अच्छा प्रदर्शन होगा। और अगर प्रशासन बेईमानी पे उतारू नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ नहीं करी तो हम चुनाव जीत के आएंगे। चुनाव छात्र संघ का है, लेकिन पूरे चुनाव पर दोनों पार्टियों के नेताओं की नजर है। बीजेपी और कांग्रेस छात्र संघ चुनाव में युवाओं का मूड भांपना चाहती हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक कांग्रेस को यहां भी ना उम्मीदी ही हाथ लगेगी और 24 दिसंबर को पिक्चर साफ हो जाएगी। ये तो 24 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन चुनाव जीत रहा है कौन नहीं है, लेकिन मैं जितना देख रहा हूं उत्तराखंड में ये जरूर है कि रिजल्ट जो है कांग्रेस के अनुरूप रहेंगे, ये मैं नहीं मानता हूं। चुनाव सांसद का हो या छात्र संघ का, बदले माहौल में कोई भी पार्टी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। बड़े नेताओं ने पूरी जान झोंक दी है, क्योंकि सवाल पार्टी की प्रतिष्ठा का है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद हमारे देश में भी सावधानी बरतने की जरूरत है और सावधानी बरती भी जा रही है। गुजरात के वडोदरा में नए वेरिएंट का कोविड मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में भी गाइडलाइन तय की जाएगी और एसओपी में बताया जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमारे देश में और हमारे राज्य में कोई ऐसी दिक्कत अभी है नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पे इसकी एसओपी जल्दी कर निकाली जाएगी कि उसमें क्या क्या करना है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में रघुनाथ मंदिर की 20 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण और पूर्व महंत द्वारा बेची जा रही जमीन पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल रघुनाथ मंदिर की जमीन पर तेजी से कब्जा किया जा रहा है और आरोप पूर्व महंत पर बेचने के लग रहे हैं। जसपुर के मनेन्द्र सिंह ने याचिका दाखिल कर जमीन को खुर्द-बुर्द करने से रोकने की मांग की और एक कमेटी का गठन करने की मांग के साथ ही पूरी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की भी मांग की गई है। और इसी ठाकुर मंदिर के जो पुराने महंत थे रमेश दास, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा भी दिया, सब कुछ कर दिया 1994 में, उसके बावजूद भी वे रेगुलर इसकी संपत्तियां बेच रहे हैं मंदिर की। तो उसी बारे में हमने जनहित याचिका दायर की है कि ठाकुर मंदिर जसपुर की प्रॉपर्टी ना बेची जाए और इसमें एक स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए, जिसमें सरकार जो है एक कमेटी गठित करके मंदिर के मैनेजमेंट का ध्यान रखे और साथ में जितने भी इसमें अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं, जिनकी संख्या 300 से 400 के करीब है, उन्हें उस पर से हटाया जाए और वो सारी संपत्ति मंदिर को हैंडओवर कराई जाए। और अब खबर देहरादून से है। योगेश भट्ट को राज्य का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने योगेश भट्ट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भट्ट ने आज सूचना आयुक्त का कार्यभार भी संभाला है। योगेश भट्ट जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। योगेश भट्ट ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सिस्टम को पारदर्शी बनाना होगा। योगेश भट्ट का अभी कार्यकाल फिलहाल 3 साल का होगा। आज से उन्होंने पद संभाल लिया है। उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है राज्यपाल ने। कुल मिला के बात ये है ना कि आरटीआई के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे अड़ोसी पड़ोसी को कर रहा है, चाहे अधिकारी कर्मचारी को कर रहा है, कर्मचारी अधिकारी को कर रहा है, इस तरीके के मामले होते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन आए क्यों? जिस दिन इतनी पारदर्शिता सिस्टम में आ जाएगी, हम तो अभी इनिशियल फेज में हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के हम लोग इनिशियल फेज में, जिस दिन इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि किसी को ये डर नहीं होगा कि मैं इसमें ब्लैकमेल हो सकता हूँ या मेरे को कोई इससे डरा सकता है, तो ये चीजें मुझे लगता है खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। पर्यटन गांव मधु गांव के बाद अब उत्तराखंड में सोलर विलेज भी होंगे और ये सब कुछ होगा नई सोलर पॉलिसी के जरिए। सोलर पॉलिसी तैयार हो चुकी है और लॉन्च करने के लिए खास तारीख का भी चयन कर लिया गया है। ऊर्जा में असीम संभावनाओं और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब एनर्जी जनरेशन पर फोकस कर रही है। इसी के तहत सरकार नई सोलर पावर पॉलिसी लाने जा रही है।
इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टारगेट है सूरज की गर्मी से ही 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का। पॉलिसी की लॉन्चिंग के लिए भी खास दिन चुना गया है और वो है मकर संक्रांति, सूर्य की उपासना का दिन, यानी कि जब सूर्य दक्षिण से उत्तरायण होता है। हमारे पास कई प्रकार के सुझाव भी आए हैं, तो उन सुझावों को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी हमें सम्मिलित होने योग्य हो उसको सम्मिलित भी किया जाएगा और उसके बाद परामर्शी युवाओं का ओपिनियन लेते हुए नेक्स्ट कैबिनेट में इस सोलर पॉलिसी को लाया जाएगा। पॉलिसी के तहत सरकार 1000 गांव को सोलर गांव बनाएगी, यानी कि पर्यटन गांव, मधुगांव की तर्ज पर ये गांव सोलर पैनल के लिए जाने जाएंगे। इसके लिए ऐसे गांवों का सर्वे शुरू भी हो चुका है जहां सबसे ज्यादा सनलाइट मिल सकती है। पॉलिसी फ्लेक्सिबल होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर सके। वो 14 जनवरी को जब सूरज का दक्षिण से उत्तर में ट्रांसिट होने का जो दिन है, उस दिन यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी होते हैं माघ मेले के रूप में, उत्तरायणी मेले के रूप में। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। हाँ, इसके तहत हम लोग 1000 सोलर गांव बनाने वाले हैं। हमने एक 2000 मेगावाट का टारगेट रखा है। हालांकि हमारे पास जो सुझाव आए हैं उसमें यह है कि 2000 मेगावाट भी आपने कम टारगेट रखा है, इससे भी ज्यादा टारगेट आपको रखना चाहिए। उसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास अपनी सोलर पावर पॉलिसी पहले से मौजूद है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं, जिससे सब्सिडी के बाद भी लोग सोलर प्लांट लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लिहाजा नई पॉलिसी में उन सभी खामियों को दूर किया जा रहा है और मकर संक्रांति पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इसका आगाज करेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में दिसंबर में अब तक हर्षुल घाटी में बर्फबारी नहीं हुई है। हर्षुल घाटी में सूखी ठंड से जीना दूभर हो गया है। हर दिन तापमान गिरता जा रहा है। हाल ये है कि भीषण ठंड के कारण ही डबराड़ी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। तस्वीरें हर्षुल से सामने आई है, जहां छोटे छोटे झरने पानी जमना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ शीतकाल को देखते हुए प्रशासन ने सभी मुख्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, शीतकाल अभी आ चुका है और शीतकाल के दृष्टिगत हमारे द्वारा सभी नगर पालिकाओं, नगर निकायों को और उप जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए उस प्रत्येक पालिका के नगर पंचायत के अंतर्गत, साथ ही जो असहाय व्यक्ति हैं जिनको आवश्यकता है उनको कंबल वितरण किया जाए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।